बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। ओके, तो हम क्या शुरू कर रहे थे? हम क्लास 11 के आईपीसी नेमिंग शुरू करते। हम क्लास 11 के आईपीसी नोमेनक्लेचर शुरू कर रहे थे। अब स्टार्ट करेंगे इसका अगला लेक्चर स्टेट ऑफ मैटर के जरिए। अगला टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। आईपीसी नोमेनक्लेचर भी सीरीज में आएगा, स्टेट ऑफ मैटर भी आपका सीरीज में आएगा। तो हमारे चैनल को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और जुड़े रहो। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो ध्यान से देखना और अच्छे से नोट करना। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर बच्चों, पहले हम जानेंगे मैटर क्या है। मैटर क्या है? आप अभी 10th पास होकर आए हैं, तो मैटर आप पढ़ चुके हैं। मैटर क्या है? इज ए सब्सटेंस which have mass and occupies space। जो मास कैरी करता है और स्पेस कैरी करता है, उसे हम कहेंगे मैटर। ओके, उसे हम कहेंगे मैटर। तो मैटर हमारा कितने टाइप्स के हैं आप जानते हैं? मैटर हमारा कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। मैटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं लिक्विड, एक होते हैं गैस। आप ये जानते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ओके, तो देखो सॉलिड क्या है? सॉलिड के कैरेक्टर क्या है? सॉलिड वो होते हैं जिसके डेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं, डेफिनाइट शेप होते हैं और डेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं। शेप होते हैं और डेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं? जिसके नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं। देखो, हम एक लिक्विड की बात कर रहा हूं। सॉलिड तो डेफिनाइट है, सॉलिड लेंगे तो ये इसका शेप जो भी होगा और इसका वॉल्यूम जो भी होगा वो डेफिनाइट होगा। पर लिक्विड के केस देखो, लिक्विड में केस में क्या होता है? मैं एक पॉट लेता हूं जिसके बीच में मैं 0.5 लीटर वाटर लिए हूं। 0.5 लीटर वाटर, हाफ लीटर वाटर आप कह सकते हैं, हाफ लीटर वाटर में लिया। पर जब हम उसे एक प्लेट में लेंगे तो वो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वही हाफ लीटर ना, वॉल्यूम वही हाफ लीटर रहेगा या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम वही ही रहेगा ना। ये हाफ लीटर वाटर है तो यहाँ पर भी हाफ लीटर वाटर रहेगा, पर इसका जो शेप है वो अलग है। तो हम कहते हैं इसका नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, शेप कांस्टेंट नहीं रहता है। ये है लिक्विड। गैस की बात करता हूं। गैस क्या है? गैस के नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? गैस हमारा खुला में घूम रहा है, जिसको हम कहेंगे
जिगजैग मोशन, गैस जिगजैग मोशन में रहता है, तो इसका शेप सही नहीं है कि इसका वॉल्यूम सही नहीं है। ओके, तो लिख लो इसे लिख लो। हो गया। ओके बच्चों, यहां पर मैं और एक बात कह देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के लिए क्या होगा, लिक्विड के लिए क्या होगा, गैस के लिए क्या होगा। देखो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं सॉलिड के, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल इसके बीच में क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। आप देख रहे होंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड है। वो क्यों क्लोजली अरेंज्ड है, वो क्यों क्लोजली अरेंज्ड है, क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। ओके, लिक्विड केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स दूर दूर जा जाते हैं, क्यों, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है। मॉडरेट है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर अभी बात कर रहा था ये जिगजैग मोशन करता है तो इसका कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FO है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना। ओके, लिख लो, नोट कर लो। ओके, हो गया। ओके, पॉज करके लिख लेना। उसके बाद हम देखेंगे आपके सिलेबस में क्या, आपका जो क्लास 11 के सिलेबस है वहां पर हमको गैस के बारे में पढ़ना है और लिक्विड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड जो है वो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। हो गया। तो गैसियस स्टेट बच्चों क्या है, मैं अभी कह रहा था, नो डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम। मेरी धड़कन तुमको चाहे, मेरा दिल बन जाना। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैसियस स्टेट में क्या पढ़ेंगे, देखो गैसियस स्टेट में हम जानते हैं वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है कि उसके शेप डेफिनेट नहीं है, और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या जाने, और एक बात जानेंगे, इट compressed by increasing pressure, compressed by increasing pressure। जब प्रेशर देंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा गैस। इट एक्सपांड बाय, क्या करने से, प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, तो एक्सपांड हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा देंगे वो कंप्रेस हो जाएगा, जब प्रेशर कम करेंगे वो एक्सपांड हो जाएगा। ओके, ये है गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस लॉज। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गैस लॉज क्या है, गैस लॉज क्या है। तो मैं आपको इतने में से लिख लो, अच्छे से पढ़ा दूंगा। हो गया। ओके, तो गैस लॉज क्या है,
तो पहला गैस लॉ क्या है? पहला गैस लॉ क्या है आपका? बॉयल्स लॉ। आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट दे दूंगा, आप फंडामेंटल क्लियर करो। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये आपके लिए प्रोपोर्शनलिटी जो है आपके लिए नए हैं। प्रोपोर्शनलिटी मीन्स ओ जो होगा इसका वही होगा। देखो ए प्रोपोर्शनलिटी में कह रहा हूं बी, इसका बाद इसका मीन्स क्या है? जब ए इंक्रीज करेगा तब बी इंक्रीज करेगा। पर जब मैं कहूंगा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तब क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, यहां पर इनवर्स हो जाएगा 1/b। तो जब ये इंक्रीज करेगा इनवर्स में तो ये डिक्रीज करेगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा प्रेशर तब कम होगा। ओके, ये है बॉयल्स लॉ। देखो फॉर ओके, इसे जब हम इक्वल में लाएंगे क्या होगा? प्रोपोर्शनल उठाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी जब उठता है तब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं? के को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, 1/p यहाँ पर p ले आया हूं, p भी इक्वल टू k। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो फॉर p1 p इक्वल टू p1 और v इक्वल टू और नहीं यहाँ v इक्वल टू v1, तब क्या होगा? p1 v1 इक्वल टू k। पर जब p इक्वल टू p2 होगा एंड v इक्वल टू v2 होगा तब क्या होगा? p2 v2 इक्वल टू k है या नहीं? pv इक्वल टू k। जब प्रेशर में p1 ले हूं, वॉल्यूम जब v1 ले रहा हूं तब क्या होगा? p1 v1 इक्वल टू k। जब प्रेशर p2 वॉल्यूम v2 होगा तब p2 v2 इक्वल टू k। तो इससे कंपेयर कर लो तो हम क्या पा जाएंगे? क्या आ जाएगा? p1 v1 इक्वल टू p2 v2। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अच्छे से लिखना। ये है आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, p1 v1 इक्वल टू p2 v2। तो देखो इसका हम ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। ग्राफिकल डेरिवेशन क्या है? नहीं, ग्राफ में कैसे हम इसे दिखाएंगे? ग्राफ में हम इसे कैसे दिखाएंगे? ओके, तो पहला ग्राफ में ले रहा हूं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में उनका रिलेशन क्या है? इनवर्स। अभी कह रहा था जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तब प्रेशर डिक्रीज करेगा, तब वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा प्रेशर तब डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिया हूं, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं। देखो वॉल्यूम v1 था तब प्रेशर क्या था? p1 था। जब वॉल्यूम v2 हो रहा है तब प्रेशर p2। तो ये पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है मतलब वॉल्यूम जब इंक्रीज करेंगे तब प्रेशर डिक्रीज करता है।
जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम नीचे आ जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये उनका ग्राफ है, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर। और क्या होगा, पीवी और पी के बीच में, तो देखो पीवी हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, पर जब हम प्रेशर जितना भी बढ़ाएंगे पीवी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि पीवी क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर जितने भी आप बढ़ाओ यहाँ, पीवी वही रहेगा कांस्टेंट। ये यहाँ पर रहे, यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, जितने पॉइंट जाए यहाँ पर प्रेशर, पीवी वही रहेगा, क्योंकि पीवी हमारा कांस्टेंट है। ओके, देन V एंड 1/P, इनके बीच में रिलेशन क्या है। पहले बच्चों देखो, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन इनवर्स है, बट वॉल्यूम और 1/P के रिलेशन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, प्रेशर बोलेगा तो इनवर्सली है, पर जब बोलेगा 1/P के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इनका क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी उस तरह से बढ़ेगा। तो ये है आपका तीनों ग्राफ, अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। लिख लो, हो गया, ओके। इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखो ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या है, अब जानते हैं प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई T इक्वल टू के। T यहां पर ले आया हूं, या नहीं। तो देखो ये हो गया, ओके। फॉर V इक्वल टू V1 एंड T इक्वल टू T1, क्या हो जाएगा, V1 बाई T1 इक्वल टू के। फॉर V इक्वल टू V2 एंड T इक्वल टू T2, तो क्या हो जाएगा, V2 T2 इक्वल टू के, है नहीं। जब वॉल्यूम को V1 लूंगा, टेम्परेचर को T1 लूंगा, तो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू के। जब V2 लूंगा और टेम्परेचर T2 लूंगा, तो क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू के, है नहीं। समझ में आ रहा है। क्या करेंगे इसके बाद, कंपेयर कर लेंगे, तो V1 T1 इक्वल टू V2 T2 हो जाएगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होंगे। ओके, तो इनके ग्राफिकल देखेंगे। ये फॉर्मूला हो गया V1 T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ग्राफिकली देखिएगा। ग्राफिकली देखने से क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एक ही ग्राफ आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो क्या है वो, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ओके, ये आपका हो गया ग्राफिकल डेरिवेशन। लिख लो अच्छे से।
लिख लो अच्छे से। हो गया? पॉज करके लिख लेगा। ओके, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, कंबाइंड गैस इक्वेशन। बच्चों अभी हम साइमल्टेनियसली आपका थ्योरी पार्ट एंड करेंगे, देन एक ही लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो जो भी बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला आया, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला आया, उसका सब क्वेश्चन हम एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, तो देखो कंबाइंड गैस लॉ क्या है बच्चों? कंबाइंड गैस लॉ कहता है at similar condition of pressure, temperature and volume। वो कहता है सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वी नो बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इनको कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या पाएंगे? V1 भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T इंटू 1/p है नहीं? ये दोनों समान, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, T इंटू 1/p। अब जानते हैं प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T डिवाइडेड बाई P, तो यह हो जाएगा PV इक्वल टू KT, PV इक्वल टू KT। इसको वर्क कर लो, और PV बाई T1 इक्वल टू K, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो फॉर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1, इसके लिए क्या हो जाएगा? P1 V1 बाई T1 इक्वल टू K। फॉर P2 V2 एंड T2 के लिए क्या हो जाएगा? P2 V2 बाई T2 इक्वल टू K। देखो प्रेशर के स्पेस में क्या लिया हूं? P1, वॉल्यूम के बदले में V1, टेम्परेचर के बदले में T1, तो ये क्या हो जाएगा? P1 V1 डिवाइडेड बाई T1। इसी तरह से P2 ले हूं, V2 ले हूं, T2 ले हूं, तो क्या हुआ? P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू K। हो गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपेयर कर लो, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, ये हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला। लिख लो, अच्छे से लिख लो। ओके, अच्छे से लिख लो। हो गया? ओके, बढ़िया। पॉज करके लिख लो। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद और एक आएगा, इसके बाद और एक लॉ आएगा
जिसका नाम है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ क्या होता है? देखो, ये होता है, ये कहता है at similar condition of टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर सिमिलर होंगे, तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिख लो। हो गया? तो आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनल उठेगा तब क्या होगा? ये के एन हो जाएगा। मैं वो नहीं कर रहा हूं, यहां पर ही रुक देता हूं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे आइडियल गैस क्या है। बच्चों, गैस 2 टाइप्स के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, जिसे हम कहते हैं रियल। आइडियल और नॉन आइडियल, जिसे हम कहते हैं रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस क्या है? जो ऑल ओबे ऑल गैस लॉज, जो ऑल गैस लॉज ओबे करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसे हम कहेंगे आइडियल गैस। बट जो डोंट ओबे ऑल गैस लॉज, उसे हम क्या कहेंगे? रियल गैसेस कहेंगे। तो आइडियल गैस क्या है? जो ऑल गैस लॉज ओबे करेंगे। तो ऑल गैस लॉज क्या है? वो बोलता है, वी नो, क्या नो? आई नो बॉयल्स लॉ, भी प्रोपोर्शनल टू 1/p। चार्ल्स लॉ, भी प्रोपोर्शनल टू T। अवोगाड्रोस लॉ, भी प्रोपोर्शनल टू n। तो यहां से क्या हमको मिलेगा? देखो, यहां से हमको क्या मिलेगा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू T इंटू n। कंबाइंड गैस लॉ की तरह v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू T इंटू n। तो जब हम इसे इक्वल में लाएंगे, v इक्वल टू, यहां पर एक मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट k, और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा NTP। यहां पर मैं ले आया हूं P को, यहां पर ले आया हूं PV, वो कांस्टेंट है k, पर यहां पर k के बदले में क्या यूज होगा? R, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां पर k यूज नहीं होगा, कौन यूज होगा? R, जिसका वैल्यू क्या है? 0.831 जूल्स पर मोल इन दोस। तो क्या है? पीवी NRT, पीवी इक्वल टू NRT हम पाए। तो ये है आपका, इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। इंपोर्टेंट आपका पीवी इक्वल टू NRT। लिख लो अच्छे से।
लिख लो अच्छे से। हो गया? ओके। तो बच्चों यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ मैटर का पहला लेक्चर खत्म हुआ। दूसरा लेक्चर हम ले आएंगे। सेकेंड लेक्चर में हम आपका और कुछ लॉज पढ़ेंगे और कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी, गॉस लॉ, गेलो-जैक्स लॉ, हम उसके सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करना। ओके, अच्छे से दिखना, वीडियो को बार बार देखना, जो समझ में नहीं आएगा नोट करना। ओके, तो क्या करना है आप जानते हैं मैं क्या बोलूँगा। आपके सभी दोस्तों के साथ हमारा चैनल को शेयर करो। ओके, और अच्छे से पढ़ना। ये वीडियो आपका अभी कंटिन्यू होगा। आईपीसी नोमेनक्लेचर भी जो चल रहा था वो भी कंटिन्यू होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब हमारे चैनल को आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, बाय।